आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान खबरनामे के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बीजेपी में भी उठी मोदी मुखालिफ आवाज। अरुण शौरी ने कहा, इक्तिसादी इशू पर गलत सिमत में जा रही है सरकार। अकलियत मुखालिफ बयानात पर मोदी की खामोशी को भी बनाया निशाना। किसानों के साथ साथ दीगर इश्यूज पर भी कांग्रेस की नजर। रियल एस्टेट बिल के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। आवामी मसलों पर पंजाब में कारकुनान ने रोकी ट्रेन। दाऊद पर दिए अपने बयान से पलटे सीबीआई के साबिक डीआईजी। कहा था 1994 में सरेंडर करना चाहता था डॉन। साबिक डायरेक्टर ने किया था लाइल्मी का इजहार। मोगा रेप मामले पर पंजाब के वजीर तालीम की सफाई का दूसरे मसले पर दिया था जवाब। पहले कहा था ऊपर वाले की मर्जी से होती हैं सारी वारदातें। और नेपाल जलजले में 6,624 अमवात की हुई तस्दीक, लेकिन महलूकीन की तादाद 10,000 से भी ज्यादा होने का अंदेशा। राहत टीमों ने मलबे में किसी के जिंदा होने की कोई। आप देख रहे हैं आलमी समय। अपोजिशन जमातों के बाद अब बीजेपी के अंदर से भी पीएम मोदी के खिलाफ मुखालफत की आवाजें उठने लगी हैं। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर अरुण शौरी ने अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाना बनाया है। शौरी ने सीधे सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी मुल्क की मईशत को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने मोदी पर अकलियतों पर सियासी बयानात के जरिए हो रहे हमलों पर आंखें बंद किए जाने का भी इल्जाम आयद किया है। मोदी का कहना है कि बीजेपी को मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की तिकड़ी चला रही है। शौरी यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी के 10 लाख के सूट पहनने पर भी सवाल उठा दिए। अरुण शौरी का मानना है कि तरक्की की शरह को 10% तक ले जाने की कोशिशें खुशफहमी है। मोदी का कहना है, शौरी का कहना है कि इस तरह के दावे सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मोदी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि अरुण शौरी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वजीर थे और बीजेपी के कद्दावर लीडरान में गिने जाते थे, लेकिन मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। अब बीजेपी का कहना है कि उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इस मसले पर कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना बना रहे हैं। उनसे खास बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे नीरज कुमार ने। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? अब भारतीय जनता पार्टी के घर से मोदी जी के एक परम मित्र और उनके सलाहकार ने जो बात वास्तविकता बताई है, ये वही है जो कांग्रेस पहले दिन से कह रही है। न सरकार की रीति है, न सरकार की नीति है। सरकार संस्थागत संस्थाओं को निर्ममता से खत्म कर रही है, नीतिगत व्यवहार को खत्म कर रही है और व्यक्तिवादी सरकार है, एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है। न मोदी जी किसी पर विश्वास करते और न मोदी जी पर कोई विश्वास। लेकिन अरुण शौरी जी ने कहा कि 3 लोग सरकार चला रहे। मुझे लगता है कि वो 2 की संख्या अधिक बता गए, क्योंकि सरकार तो एक ही व्यक्ति चला रहे हैं। तो जैसा अडवाणी जी कहते थे मोदी जी के बारे में कि वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, और अब शौरी जी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हेडलाइन मैनेजर हो सकते हैं, पर शासक शायद अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि शासक को दर्द और पीड़ा समझनी पड़ेगी, जो शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन से बहुत दूर है। शौरी जी नाराज तो नहीं इस बात से लेकर कि कोई पद नहीं मिला है, पद की लालसा है, इसलिए वो नाराज है, इस तरह से सरकार के खिलाफ लिख रहे? लगता है कि शौरी जी और अडवाणी जी, इनकी जो टिप्पणियां हैं उनसे ये साबित हो गया है कि मोदी जी की पूरी इमारत बगैर नींव के खड़ी है, हवा में थी। इसीलिए अच्छे दिन भी हवाई हो गए, अच्छे दिन भी लद गए, और केवल जो बच गया है वो केवल खोखलापन बच गया है, जिसकी वो व्याख्या कर रहे हैं। तो सरकार में सिर्फ खोखलापन बचा है, ये कहना था कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला का। इस समय कैमरा पर्सन नूर मोहम्मद के साथ दिल्ली से नीरज कुमार। हालांकि बीजेपी लीडर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अरुण शौरी को पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बयान देना सही नहीं है। I think this time he's been a bit unkind to Mr. Modi, about whom he had during the election campaign said a lot of things, and I would only wish that particularly people like Mr. Shourie should give a reasonable time for the government's performance. If in the 8 months the government can list so many things which have not happened
in the last 20 years, I think that should be factored in, and putting under a microscope and highlighting things which are yet to be completed. It's not as if this government has completed its full term. Within 8 months, we are able to show so many differences. Very calibrated suggestions about what could have been done better. Those are, I would take as suggestions. But friends will have to be with the government, and it is important that opportune moments are used for suggestions rather than for bitter critique. किसानों के साथ साथ कांग्रेस ने दीगर इश्यूज पर भी महाज खोल दिया है। पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने रियल एस्टेट बिल के खिलाफ भी महाज खोल दिया है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने एनसीआर में अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों से फ्लैट खरीदने वाले लोगों से मुलाकात की। इन लोगों की शिकायत है कि फ्लैट की पूरी कीमत लेने के बाद भी बिल्डरों ने इन लोगों को वक्त पर फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया है। बिल्डर इन लोगों से एक मुकर्ररा मुद्दत में घर देने का वादा करते हैं, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत के सालों बाद भी पोजीशन नहीं मिलता, और एनसीआर में तकरीबन सभी रियल एस्टेट कंपनियां ऐसा कर रही हैं। जाहिर है अब कांग्रेस इस मसले को इश्यू बनाना चाहती है, लिहाजा राहुल गांधी ने फ्लैटों के ऐसे खरीदारों के मसाइल सुने जिन्हें वक्त पर पोजीशन नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता है, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं अपने आप में ही स्पष्ट है। अगर इन सब वर्गों के साथ वो खड़े होते पहले, तो 10 साल में जब सरकार में थे तो शायद इतनी तकलीफ इन वर्गों को नहीं होता। उनका अधिकार है राजनीति करना, आरोप लगा सकते हैं वो, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है वो काम पे लगी हुई, अपनी जिम्मेदारी समझती है और वो काम करती रहेगी। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खारजा एसएम कृष्णा ने कहा है कि नौजवान नस्ल को कांग्रेस की क़यादत करना चाहिए। तिरुपति पहुंचे कृष्णा ने कहा कि मुल्क की 50% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लिहाजा कांग्रेस की क़यादत भी किसी नौजवान लीडर को ही करनी चाहिए। कृष्णा के इस बयान को राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपे जाने के मुतालबे के तौर पर देखा जा रहा है। कृष्णा ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी क़यादत, गाइडेंस और सुपरविजन के सबब ही कांग्रेस ने ऊंचाइयों को छुआ और पार्टी को 10 सालों तक मुल्क के आवाम की खिदमत करने का मौका मिला। More than 50% of the people in this country are in the age group of 30. So it is but natural that Congress eventually will have to be led by a younger person under the supreme guidance and overall mentorship of Srimati Sonia Gandhi, who has served the country and the party in an exemplary manner. And I am sure that Rahul Gandhi has learned quite a bit in the last few months of his travel around. And I am sure that he will pick up and he will emerge as a fiery young man who will expose the causes of the common people. Right now he has taken up the cause of the agriculturists. And there are
100 problems in this country. And I hope that Rahul Gandhi will be able to lead the party and eventually assume the responsibility of making a challenge for the Prime Ministership. यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। खैर मकदम है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आलमी समय। पंजाब में कानून इंतजामिया के बिगड़ते हालात और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने गोविंदगढ़ और खन्ना में रेल रोकी। श्री हिंद में कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन की कयादत खुद कांग्रेस के रियासती सदर प्रताप सिंह बाजवा ने की और बादल सरकार पर किसानों की अनदेखी का इल्जाम लगाया। हम मांग कर रहे हैं प्रकाश सिंह बादल जी, सेंटर ने आपको पैसे रिलीज कर दिए, आपने सबसे पहले तो पंजाबियों को आप गलत बयानी कर रहे हो, झूठ बोलते हो, वो आपकी पहचान बन चुकी है, ये आपका हॉलमार्क बन चुका है, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, कुफर तोड़ना। और आपने कहा मैं आपको कंपनसेशन आप कहाँ देगा, आपने गिरदावरी कोई नहीं करवाई, कोई पटवारी किसी गांव में नहीं गया। अगर गिरदावरी कोई ना हुई हो, रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड ना हो तो पैसे कैसे मिलेंगे? एक और दूसरी बात, 25,000 से कम पर एकड़ हम नहीं लेंगे। जिसकी कंप्लीट फसल खराब होगी 25,000, जिसकी पार्शल 50% खत्म हुई है फसल उसको 15। किसानों के हक में और साथ साथ जो भी और उनके साथ ताल्लुक रखते हैं, जैसे आड़ती हों, व्यापारी हों, उनके लिए भी, क्योंकि जो इनकी नीतियां हैं पंजाब सरकार की, जो फसल उठाने की नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत है और बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत दिक्कत आई है सबको, खास करके किसानों को, कि वो अपना जो उनका खरीद नहीं हुई। तो आज एक और मुद्दा बीच में उठ पड़ा है, जो हमारी एक छोटी बेटी मोगे में उसको धक्का मार के बाहर निकाला ऑर्बिट बस से, बहुत ऑर्बिट कांड कह रहे हैं सब, उसका बहुत हम निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है। पंजाब के वजीर तालीम सुरजीत सिंह राखरा ने मोगा सानहे से मुताल्लिक अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हुए कहा है कि मुझसे 2 सवाल पूछे गए थे, मैंने एक का जवाब दिया और उन्होंने उसको मोगा वारदात से जोड़ दिया, मैं उस पर कुछ नहीं बोला था। आपको बता दें कि वजीर तालीम सुरजीत सिंह राखरा ने मोगा बस वारदात पर शर्मनाक बयान दिया था। सुरजीत ने कहा था कि कोई भी ऐसे हादसों को रोक नहीं सकता, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, मुस्तकबिल के लिए हम एहतियात बरतेंगे लेकिन कुदरत के सामने हम खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, वो मैं कॉलेज में गया था, वहां पर जो प्रेस वाले हैं उनने मेरे 2 सवाल किए थे, उसमें एक का मैं सवाल दिया था और मीडिया वालों ने उसको दूसरे पासे जोड़ के मोगा के साथ जोड़ दिया। मोगे की तो वहां पर बात ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं करना। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਨਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ कुदरत ਦੀ ਗੱਲ है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ परमात्मा ने चाहिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। ये लगातार कोशिश हो रही है जख्मों के नमक छिड़कने की। पहले यही बात हरसिमरत कौर ने की, भी हम देखेंगे किसकी ये बस सर्विस है, ऑर्बिट कौन चलाता है, कौन मालिक है। आज उसी तरीके से उसी लाइन पे चलते हुए उनके जो बहुत ही सीनियर कैबिनेट मंत्री रखड़ा साहब हैं, उन्होंने ये कहा भी ये भगवान की मर्जी है, कुदरत की मर्जी है, ये होना था हो गया। बहुत ही दुख से इसके बजाय होना ये चाहिए था, आज तक वहां पे उस लड़की के पास एक भी कोई कैबिनेट मंत्री, एक भी बादल परिवार का मेंबर अभी तक नहीं पहुंचा, ना कोई सरकार का नुमाइंदा पहुंचा। सिर्फ इस चक्कर में लगे हों कैसे डील उनसे हो
कितने पैसे दे दें उनको, क्या करें जिससे वो चुप करवाएं। इससे ज्यादा और कोई कोशिश की नहीं जा रही। मैं तो ये आज मांग करूंगा, अभी रखड़ा साहब ने ये बोला है, जो जल्दी से जल्दी उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। इससे पता चलता है भी लोगों के लिए उनके मन में क्या भावना है। जो भी रोड पे मरता है किसी की वजह से हो, पर उसको अगर ऐसे कह देंगे भी ये तो भगवान की मर्जी थी, तो इनकी क्या जरूरत है, यहाँ पे सरकार की क्या जरूरत है, ये घर बैठे हैं अपने। सीबीआई के साबिक डीआईजी नीरज कुमार दाऊद इब्राहिम पर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने पहले कहा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उनसे फोन पर बात करके सरेंडर करने की मशरूत पेशकश की थी। खबरों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई बम धमाकों के 15 महीनों बाद सरेंडर करना चाहता था। दाऊद ने सरेंडर करने के लिए उस वक्त सीबीआई के डीआईजी नीरज कुमार से फोन पर 3 बार बात भी की, लेकिन कुछ वजूहात से एजेंसी दाऊद के ऑफर को कबूल नहीं कर पाई। यह इंकशाफ नीरज कुमार ने एक अखबार से बातचीत के दौरान किया है। नीरज कुमार ने बताया कि उस वक्त दाऊद सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह भी फिक्र सता रही थी कि सरेंडर करने के बाद हिंदुस्तान में उसके दुश्मन उसे खत्म कर देंगे। नीरज कुमार ने उस वक्त दाऊद को यकीन भी दिलाने की कोशिश की थी कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी तरह सीबीआई की होगी। नीरज कुमार ने यह भी इंकशाफ किया कि इससे कबल दाऊद सरेंडर के लिए आगे की शर्तों पर बात करे। सीबीआई के कुछ सीनियर अफसरों ने उन्हें दाऊद के इस ऑफर से पीछे हट जाने के लिए कहा था। बावजूद इसके दाऊद मुसलसल सरेंडर के लिए बात करना चाहता था। हालांकि उस वक्त सीबीआई के डायरेक्टर वी रामाराव ने नीरज कुमार के दावे से लाइल्मी का इजहार किया था और अब खुद नीरज कुमार भी अपने बयान से पीछे हट गए हैं। अब उनका कहना है कि उनकी दाऊद से कोई बात ही नहीं हुई है। वहीं सीबीआई के साबिक डायरेक्टर वी रामाराव ने भी कहा है कि दाऊद या उसके हवाले से सरेंडर का कोई ऑफर नहीं आया था। No such offer of surrender from that side, whether Dawood Ibrahim or anybody on his behalf, no such offer came, and if it had come, it is not within my knowledge. Number one. Number two, and we were at that time moving earth and heaven to get Dawood Ibrahim arrested and put him up for trial in Mumbai Special Court. And I can't imagine the efforts we have made to get at him. It's a very long story, and most of it are on record. It's not as though they have not been recorded. And at no stage the offer of his surrender was brought to my notice. Sir, are you aware? If there was any such offer, it was not within my knowledge. श्रीनगर के त्राल में मुनक्किद गिलानी की रैली में पाकिस्तानी परचम फहराने के मामले में वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कार्रवाई की बात कही है। वाज़ेह है कि हुर्रियत के आवामी रैली के दौरान गिलानी के हामियों ने पाकिस्तानी परचम लहराए थे, जबकि गिलानी ने स्टेज से खुलेआम ये भी धमकी दी थी कि इस बार 1 महीने से ज्यादा अमरनाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अब ये जैसा आपका परसेप्शन है, लोग तो एक तरफ है, ये पेरिफेरी में कुछ लोग कहीं झंडा दिखाते हैं तो उनका नाम बनता है। तो मैं आपसे यकीन से कहना चाहता हूं, किसी को जो भी इसका दोषी है इसमें एक्शन लिया जाएगा। लॉ विल टेक इट इज ओन कोर्स, उसमें कोई सवाल ही नहीं। मसरत आलम एक किस्म का वो 5 साल था, उसका हमने पकड़ लिया, हमने छोड़ा नहीं। इसलिए आगे ऐसी बात होगी, जो कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस में यूनिट नंबर 8 में हाइड्रोजन पाइप फटने से धमाका हो गया, जिससे कि 3 अफराद की मौत हो गई है। इस पावर हाउस में फंसे 6 लोगों को अब तक निकाला गया है। पावर हाउस ब्लास्ट में मकामी लोगों में शदीद नाराजगी है। मुश्तइल भीड़ ने वहां पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया, यहां तक कि नाराज भीड़ ने एसपी की गाड़ी भी तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और ब्रेक का। हाजिर होंगे आलमी खबरों के साथ, आप देखते रहिए आलमी खबर।
आप देख रहे हैं आलमी समय। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंटरनेशनल खबरों का हम रुख करेंगे। नाइजीरिया की फौज ने मजीद शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हराम की कैद से 234 खवातीन और बच्चों को रिहा करा लिया है। रवां हफ्ते के आगाज में भी फौज ने तकरीबन 300 बच्चों और खवातीन को रिहा कराया था, लेकिन उसमें चिबोक स्कूल की कोई लड़की शामिल नहीं थी। सोशल नेटवर्किंग साइट पर फौजी हुक्काम ने अपने पैगाम में लिखा है कि मुल्क के शिमाल मशरिक में संबैसा के जंगलात में मौजूदा शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि रिहा होने वालों में गुज़िश्ता बरस अप्रैल में अगवा होने वाली चिबोक स्कूल की 200 से ज्यादा तालिबात में से कोई शामिल है या नहीं। हुक्काम ने अपने पैगाम में लिखा है कि मजीद 234 खवातीन और बच्चों को कोरई और कंडोगा के इलाकों से बाहिफाजत निकाला गया है। फौजी हुक्काम का कहना है कि रिहा होने वालों की शनाख्त मालूम करने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में जारी जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इमदादी सरगर्मियां ईंधन की फराहमी न होने की सूरत में चंद ही दिनों में बंद हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ हफ्तों के दौरान 1200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हैं। सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक मुस्नद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यमन के शहर अदन में बहुत से खानदान महसूर हैं जिन्हें बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। यूएन ने यमन में जारी जंग को फौरी तौर पर बंद करने की अपील भी दोहराई है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि शहरियों, अवामी तंसीबात जिनमें अस्पताल और इमदादी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर शामिल हैं, उन पर हमले नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जारी बमबारी की वजह से खुराक, सेहत और ईंधन की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। शहरियों के इस्तेमाल के लिए तमाम हवाई अड्डे बंद हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर बराह रास्त हमले हो रहे हैं। लीबिया के शहर बिनगाजी में एक मेडिकल सेंटर पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मेडिकल सेंटर पर काम करने वाले अहलकारों के मुताबिक एम्बुलेंस भेजने वाले इदारे पर रॉकेट गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं। लीबिया की सरकारी हुकूमत और शिद्दत पसंद ग्रुप बिनगाजी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। माजूल सदर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी के तख्ता पलट के बाद यह अफ्रीकी मुल्क अफरा तफरी का शिकार है। 4 साल से जारी लड़ाई में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन मुखालिफ फरीकों में कोई भी फैसला कुन फतह हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। इस बदकिस्मत मुल्क में 2 मतवाजी हुकूमतें कायम हैं, जिनके दरमियान इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ाई हो रही है। नेपाल में आए जलजले से मरने वालों की तादाद 6,624 तक पहुंच गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 14,025 तक पहुंच गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद 10,000 को छू सकती है। नेपाल में राहत रसानी के काम जोरों पर हैं, लेकिन अभी भी मलबे के नीचे से मुसलसल लाशों का निकलना जारी है। तो नेपाल में तबाहकुन जलजले को आए हुए 6 दिन गुजरने के बाद भी यूरोपीय हुक्काम नेपाल में लापता यूरोपीय मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 1,000 अफराद की तलाश में हैं। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम का कहना है कि इनमें से ज्यादातर लोग कोहे पैमाई कर रहे थे। उम्मीद की जा रही है कि इनमें से ज्यादातर जिंदा हैं, लेकिन जलजले के आने वाली तबाही के बाद कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। नेपाल के दूर दराज इलाकों में बसने वाले हजारों लोगों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। नेपाल हुकूमत ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मजीद इमदाद की अपील की है और इस बात का एतराफ किया है कि मुल्क इस नौयत की तबाही से निपटने के लिए तैयार नहीं है। और आइए एक बार हम फिर नजर डालेंगे बुलेटिन की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बीजेपी में भी उठी मोदी मुखालिफ आवाज। अरुण शौरी ने कहा, इक्तिसादी इशू पर गलत सिमत में जा रही है सरकार, अकलियत मुखालिफ बयानात पर मोदी की खामोशी को भी बनाए निशाना। किसानों के साथ साथ दीगर इश्यूज पर भी कांग्रेस की नजर। रियल एस्टेट बिल के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। आवामी मसलों पर पंजाब में कारकुनान ने रोकी ट्रेन। दाऊद पर भी अपने बयान से पलटे सीबीआई के साबिक डीआईजी। कहा था 1994 में सरेंडर करना चाहता था डॉन। साबिक डायरेक्टर ने किया था लाइल्मी का इजहार। मोगा रेप मामले पर पंजाब के वजीर तालीम की सफाई। कहा, दूसरे मसले पर दिया था जवाब। पहले कहा था ऊपर वाले की मर्जी से होती हैं सारी वारदातें।
और नेपाल ज़लज़ले में 6,624 अमवात की हुई तस्दीक, लेकिन महलूकीन की तादाद 10,000 से भी ज्यादा होने का अंदेशा। राहत टीमों ने मलबे में किसी के जिंदा होने की। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।